गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था अपना कि किस टाइप में हम लोग नेफ्रॉन का, किडनी का एंटायर फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलस कैसे करके फिल्टरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल डायमीटर के वेरिएशंस के वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बिल्डअप करता है और ये प्रेशर के वजह से फिल्टरेशन होता है। उस फिल्टरेशन के बाद जो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन का। आज हम लोग इसी वीडियो में यूरिन फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूरिन फॉर्मेशंस हालांकि ये इन्वॉल्व होते हैं 3 स्टेप से, जिस चीज का नाम पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशंस। आप यहां पर बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर बहुत सारे बुक इस चीज को 4 पॉइंट में भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं आपको इस 3 पॉइंट में एक सटीक वैल्यू के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस। आखिर क्या है? नाम से ही क्लियर है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस यानी फिल्ट्रेशंस बहुत ही बारीक तरीके से होगा। मतलब इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स आएंगे। फिल्ट्रेशन जो भी होगा अंडर प्रेशर होगा, जिसमें प्रेशर जो होगा वो कहां पे होगा? रीनल सर्कुलेशन में होगा। जबकि अब इसमें जो जो प्रेशर्स इन्वॉल्व होंगे रीनल सर्कुलेशंस में, वो प्रेशर्स क्या होंगे? हालांकि नेचुरली देखा जाए स्मॉल आर्टरीज और एफरेंट आर्टेरियोल का जो प्रेशर होता है नेचुरली वो कितना होता है? 100 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट आ गया कि जो फिल्ट्रेट और जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में हो रहा होता है, ऑलरेडी उस जगह का जो प्रेशर होता है उसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही डायमीटर का वेरिएशन हो गया एफरेंट और इफरेंट में, अब एक प्रेशर तो ग्लोमेरुलर के अंदर क्रिएट हो गया। सो प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस कितना हो गया? 16 mm ऑफ Hg होगी। नेक्स्ट अब आता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी अब इस ग्लोमेरुलर में जो प्रेशर क्रिएट हुआ ये एक्चुअल में प्रेशर किसका था? एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो ग्लोमेरुली में प्रेशर लगा रहा था ताकि फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस से सारी चीज निकल करके बेसमेंट सबस्टांस में जा रहे थे, उस चीज को अपोज करने के लिए जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेशन को अपोज करने के लिए जो प्रेशर लगा रहा था, उस चीज को ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसका वैल्यू BCOP का कितना है? दैट इज 32 mm ऑफ Hg कहलाता है। अब जरा हम लोग कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखते हैं, यानी अब बाउमैन कैप्सूल्स की बात करेंगे। जब एक्सर्ट हो गया, ग्लोमेरुलर के अंदर प्रेशर हुआ, ब्लड प्लाज्मा अपोज कर दिया, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, उसके बिहाफ पे अब बाउमैन कैप्सूल में प्रेशर डेवलप हो गया, क्योंकि फिल्ट्रेट वहां पे भी आ रहा है। यानी अब जिस चीज को अपन विसरल लाइनिंग का मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसका नाम हमने पोडोसाइट्स दिया था, सेम उस जगह पे ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा, यानी प्रेशर एक्सर्ट अगेंस्ट द फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि कौन सा था? पोडोसाइट्स, बाय द फिल्ट्रेट इन बाउमैन कैप्सूल्स। यानी अब पोडोसाइट्स पे प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया, जिसे फिल्ट्रेटिंग स्लिट्स कहते हैं और फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। वो कह रहा है कि भाई अब जल्दी 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 हमें एब्जॉर्ब करो। उस जगह पे जो प्रेशर अराइज हुआ उस चीज को अपन क्या कहते हैं? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू 18 mm ऑफ Hg होती है। नेक्स्ट आता है दैट इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी ये वैसा प्रेशर है जो प्रमोट करता है किसे? फिल्ट्रेशंस को। यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जिसकी वैल्यू 60 - 32 + 80, 60 - 50, दैट इज नियर अबाउट 10 mm ऑफ Hg। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तब तक फिल्ट्रेशन नहीं लीड होगा। बेटा ये जो न्यूमेरिकल डेटा है, ये न्यूमेरिकल डेटा वेरियस टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग वैरी कर सकता है। मैंने ये एक मेडिकल रेफरेंस के थ्रू पर लिया है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। साथ साथ बहुत सारे जब आप बुक्स पढ़ोगे तो इसमें ये सब में माइनर वेरिएशन होगा, लेकिन जो ओवरऑल होगा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर वो कांस्टेंट होगा। बेटा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। किसे कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन एक्चुअल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी पर मिनट में
ग्लोमेरुलस में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी रेनल आर्टरीज में जो प्लाज्मा फ्लो है वो कितना होगा इनटू 100, दैट इज जीएफआर की वैल्यू आप देख लेना एनसीईआरटी में 125 mm ऑफ एचजी होता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 होता है इनटू 100, नियर अबाउट 19.2% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है। हालांकि जीएफआर को मैंने इधर भी साइड में डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहलाता है, जिसकी वैल्यू 125 ml पर मिनट होती है, तकरीबन 7.5 लीटर पर आवर और 180 लीटर अ डे। ये बहुत ही बड़ा टर्म है, जिसमें कि नियर अबाउट 1.8 लीटर यूरिन एक दिन में फॉर्म करता है हमारा बॉडी। मतलब 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं और महज 1% जो होता है बेटा वो क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। जिसमें कि आप डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हो 99% जीएफआर रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन 1% यूरिन में फॉर्म करते हैं। अब इस जीएफआर का ऑटो रेगुलेशन मतलब क्या रहा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये कहीं ना कहीं बॉडी में सेल्फ रेगुलेट कर रहा होगा। ये सेल्फ रेगुलेट करने का नेचर ने हमें दो मैकेनिज्म दिया। पहला मैकेनिज्म का नाम है मायोजेनिक मैकेनिज्म। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मायो मतलब मसल्स एक्टिवेटेड होगा। यस, ये जो सिस्टम है ये उस समय एक्टिवेट करता है जब हाई ब्लड प्रेशर होता है बॉडी में। जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे एफरेंट आर्टेरियोल में होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर एफरेंट आर्टेरियोल में फील हुआ, जिसकी वजह से जो डायमीटर एफरेंट आर्टेरियोल का ज्यादा था वो घट गया। घट जाने की वजह से एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर सेम हो गया, जिस वजह से कोई प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस इफरेंट और एफरेंट के बीच में क्रिएट नहीं हुआ और ग्लोमेरुलस में कोई भी ब्लड एक्सर्ट नहीं रहा। उस समय क्या रहा है कि ब्लड जैसे एफरेंट से आ रहा है वैसे इफरेंट से निकल जा रहा है, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा है, जिस वजह से किडनी में नेफ्रोस्क्लेरोसिस होने से प्रिवेंट होता है। मतलब कि जब एफरेंट ब्लड प्रेशर हाई होता, लेट सपोज ऐसे समझे हम, ब्लड प्रेशर हाई होता, एफरेंट आर्टेरियोल अपना डायमीटर चेंज नहीं करता, उस समय क्या होता बेटा, प्रेशर ज्यादा बिल्डअप करता ग्लोमेरुलस में, और जब ग्लोमेरुलस में ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करता तो फाइनली ग्लोमेरुलस क्या हो जाता, हाई प्रेशर की वजह से फट जाता। उस चीज को अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट, इस स्टेज पे क्या होगा, जब ये केस ऑब्जर्व हुआ, एफरेंट और इफरेंट का डायमीटर सेम हो गया, मतलब एक्चुअल में एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर डिक्रीज होता है, जिसके वजह से वो इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर के बराबर हो जाता है। इसके वजह से एक स्टेज पे एट्रिया नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसे एएनएफ कहते हैं, ये सिक्रीट होता है फ्रॉम द हार्ट, वो भी कहां से, एट्रियम से, जिसके वजह से प्रमोट करता है लॉस ऑफ सोडियम इन यूरिन, जिस वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बेटा ये जो है ये ओल्ड एज वाले पर्सन्स में भी नॉर्मल है और हम लोग जैसे एज वाले भी पर्सन्स में नॉर्मल है। कारण हम लोग भी बहुत ज्यादा सॉल्ट वगैरह खाते हैं, जिस वजह से बॉडी में स्वेटिंग वगैरह इंक्रीज हो जाता है, ताकि हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कोई भी इफेक्ट ना हो सके। नेक्स्ट, सेकंड आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस चीज का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसका नाम अपन कहते हैं रास। देखेंगे आप, ये क्या है, ये मेजर रोल है प्ले किया जा रहा है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। बिल्कुल सही आप समझे, ये वही एपरेटस है जिसके बारे में हमने आपको बॉमेन कैप्सूल्स और माल्पीगियन टिब्यूल्स बताते वक्त डिस्क्राइब किया था। अब जरा देखिए माल्पीगियन बॉडी, सॉरी मैंने माल्पीगियन टिब्यूल्स कह दिया, एक्चुअल में वो माल्पीगियन बॉडीज थे, जिसमें जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में ये दो चीज रिक्वायर करते हैं। पहला तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो सिक्रीट करता है रेनिन, और दूसरा मैक्यूला डेंसा। जब व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो, तभी जाकर के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होगा, सिक्रीट करेगा रेनिन, ताकि ब्लड प्रेशर को मॉडरेट कर सके। अब कैसे, जरा देखेंगे। जब ब्लड प्रेशर डाउन होगा, एक सर्टेन ड्यूरेशंस पे ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन होगा, उस समय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स किडनी का सिक्रीट करेगा रेनिन। ये रेनिन सीधे लीवर में जाएगा
और लीवर में एक अमीनो एसिड रहेगा जिसे क्या कहेंगे, एंजियोटेंसिनोजन कहेंगे, जो 453 अमीनो एसिड का होता है। ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 10 अमीनो एसिड्स की होती है। अब उसी जगह लंग से एक एंजाइम रिलीज होगा जिसका नाम होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बेसिकली एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, जो कि एक 8 अमीनो एसिड का कंपाउंड है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 वाया ब्लड स्ट्रीम 3 टारगेट पे जाएगा। पहला ब्रेन में, दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट में, तीसरा किडनी में। अब ब्रेन में जाने की वजह से क्या होगा, थर्स्ट और ड्रिंकिंग ट्रिगर होगा, मतलब हमें पानी प्यास ज्यादा लगेगा, जिस वजह से हमारा बॉडी में वाटर का लेवल फिर से रिटेन करना शुरू करेगा। अब जो हार्ट है ये क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। वैसो का मतलब ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन का मतलब डायमीटर को कम करना। ये होगा किडनी सॉल्ट एंड H2O रिटेंशन करवाएगा, जिस वजह से वेरियस एक्टिविटीज होंगी। अल्टीमेटली जब देखा जाएगा यहां पर कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया, एलिवेट हो गया, क्योंकि देखो ये क्या किया, पहला तो थर्स्ट और ड्रिंकिंग करवाया, जिसके वजह से जब ये थर्स्ट और ड्रिंकिंग करवाया तो क्या रहा कि बॉडी में जो वाटर का लेवल कम था वो वाटर का लेवल क्या हो गया, अप टू मार्क हो गया। अब अप टू मार्क हो गया वाटर का लेवल, तो जिसके वजह से हार्ट में वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गए, यानी क्या हो गया, डायमीटर उनका छोटा हो गया। सो ब्लड प्रेशर जो ड्रॉप था वो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। अब उसके बाद सॉल्ट और H2O, आप जानते हो सॉल्ट का अगर रिटेंशन करवा दिया जाए तो ऑटोमेटिक बीपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ये तीन मिल करके क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर एलिवेट करते हैं, जिसमें यहां पर देख लो आप एल्डोस्टेरॉन है। यही एल्डोस्टेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसका एब्जॉर्प्शन में, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन में, रिटेंशन करने में। यही कारण है कि इस पूरे सिस्टम को अपन किस नाम से कहते हैं, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहते हैं। रेनिन एंजाइम है, एंजियोटेंसिन अमीनो एसिड है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है। और आपको पता होना चाहिए एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और यही एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्टिक होता है किसके, एट्रिया नाट्रियूरेटिक फैक्टर, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन सोडियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवाता है बॉडी में, जबकि ANF सोडियम का रिटेंशन करवाता है बॉडी में कि तुम बॉडी से बाहर जाओ। ध्यान रखिएगा जो कंटेंट बोला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके रिगार्डिंग, एल्डोस्टेरॉन के रिगार्डिंग। कंपोजिशन जब देखेंगे अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का तो वो क्या होगा, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन होगा। अब आप मुझे बताओगे कि GFR का नेट कंपोजिशन क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और मुझे एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट जो दूसरा आता है दैट इज सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन PCT से स्टार्ट होगा। PCT से स्टार्ट होने के बाद बेटा ये कलेक्टिंग डक्ट तक रीएब्जॉर्ब होता जाएगा। अब जरा देखेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में, जैसे PCT मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा GFR का, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, जिसमें ग्लूकोज अमीनो एसिड 100% एब्जॉर्ब होंगे, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ध्यान रखिएगा इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन कंपाउंड किस फॉर्म पे एक्टिव होगा, ऑब्लिगेट एब्जॉर्ब होगा, पैसिव एब्जॉर्ब होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O जो कि नियर अबाउट 60 to 70% और ये ऑब्लिगेट एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट 60 to 70% PCT में जो कि पैसिव है। बाकी एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया 50%, ये भी बेटा पैसिव है। यूरिक एसिड 90%, ये भी पैसिव है। जबकि क्रेटिनिन और सल्फेट नॉट अलाउड एट ऑल रीएब्जॉर्ब। क्रेटिनिन और सल्फेट कभी भी अलाउ नहीं किए जाते कि वो कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाए। जबकि एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट जो होगा यहां पर मोर देन 90% होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाइकार्बोनेट फॉस्फेट ये हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब PCT में दो टर्म है कि हाई थ्रेशोल्ड और लो थ्रेशोल्ड। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस और लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस किसे कहते हैं।
मतलब क्या रहा कि हाई थ्रेशोल्ड वैसे सब्सटेंस हैं जो बहुत रैपिडली बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये दो सब्सटेंस कभी भी यूरिन में प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर प्रेजेंट होते हैं तो देन वो पर्सन किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता है। जैसे अगर ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट हो गया तो आप जानते हो इस चीज का नाम होता है डायबिटीज मेलेटस। मतलब डायबिटीज का मतलब हुआ एक्सेस यूरिन और मिलेटस का मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। जबकि एमिनो एसिड अभी हम लोग देखेंगे फिनाइल कीटोनूरिया, कीटोन यूरिया, इस टाइप के बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, लेकिन ये सब हाई थ्रेशोल्ड है। मतलब बॉडी से नेचुरली बाहर नहीं जाएगा जब तक किडनी में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। जिसमें कि ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड वैल्यू है 170 से लेकर के 180 मिलीग्राम पर 100 ml। जबकि लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो है कि जो नॉर्मल क्राइटेरिया में यूरिन में प्रेजेंट होगा, जिसका एग्जाम्पल है यूरिया और यूरिक एसिड। नेक्स्ट, इन हेनलेज लूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हेनलेज लूप। इस जगह से ट्रिगर होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो। यानी अपोजिट फ्लो में जो मैकेनिज्म हेनलेज लूप में ऑब्जर्व होता है उसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो एक्चुअली लीड्स होता है वो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में होता है। ध्यान रखिएगा, हेनलेज लूप को अपन काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं, जबकि वासा रेक्टा को काउंटर करंट एक्सचेंजर के नाम से कहते हैं। जबकि ब्लड का ऑस्मोलरिटी नेचुरली 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है। अब जरा देखेंगे कैसे ये काम करता है। यहां पर आप देख लो, ये डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप का, ये असेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप का। सेम वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है। अब जरा देखो, ये काउंटर हो गया ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि काउंटर होने की वजह से जो फ्लो है वो तो करंट हो गया। सो इसी चीज को जो अपोजिट फ्लो ऑफ यूरिन, वाटर, फिल्ट्रेट कह लो, इसी चीज को अपन पूरा नाम क्या देते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म देते हैं। अब ये चलता कैसे जरा समझना, समझने में बहुत एक बार में क्लियर हो गई तो वेल एंड गुड। अब इसमें क्या है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज है ये एक्चुअल में परमिएबल होता है वाटर से। किसे परमिएबल होता है, वाटर से परमिएबल होता है। जैसे जैसे ये नीचे आता जाता है वैसे वैसे क्या करता है, वाटर रिलीज करता गया। तो अब बताओ, जब वाटर रिलीज करता जाएगा तो नीचे का कंसंट्रेशन तो बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ये कंसंट्रेशन 300 से होता हुआ 600, 600 से होता हुआ 900, 900 से होता हुआ 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर तक पहुंच जाएगा बेटा। कुछ बुक्स में 1450 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर तक ऑब्जर्व करते हैं। अब जरा देखना, अब क्या रहा कि जैसे ये नीचे आया वाटर रिलीज करता आया। अब ये वाटर किस में चला गया, तो इंटरस्टिशियम में चला गया। इंटरस्टिशियम फ्लूइड जो कि वासा रेक्टा और हेनलेज लूप के बीच में रहता है। अब जैसे ये असेंडिंग लिम्ब में आया, असेंडिंग लिम्ब पे लगे हुए थे सोडियम पंप चैनल्स। ये सोडियम पंप चैनल्स क्या करेगा, सोडियम जो कि एक सॉल्यूट है ये इंटरस्टिशियम में ऐड करता जाएगा। क्लियर है बेटा, ऐड करता गया। जब ये इंटरस्टिशियम में ऐड करता गया तो जैसे जैसे अब ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो घटता जाएगा ना। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन घटेगा तो देन ये बाहर निकल पाएगा इस जगह से। इसी चीज को बेसिकली अपन क्या कहते हैं, काउंटर कहते हैं। अब सेम चीज वासा रेक्टा में आएगा। वासा रेक्टा में जैसे जैसे डिसेंड होगा इधर से क्या होगा, वाटर एंटर होता हुआ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है बेटा। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है तो इंटरस्टिशियम में वाटर इंक्रीज होगा, लेकिन अब इसे बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो क्या रिलीज करेगा बेटा, सोडियम आयंस रिलीज करेंगे। और सोडियम आयन रिलीज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली सेम होगा कि ये पहले आया 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर से, कॉन्सेंट्रेशन वाटर रिलीज करते करते कॉन्सेंट्रेशन गेन किया कहां तक, 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर तक। अल्टीमेटली उसके बाद जैसे ही इस जगह से ब्लड बाहर निकलना शुरू किया तो सोडियम धीरे धीरे निकलना शुरू किया। सोडियम जैसे ही निकला तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बैलेंस होना शुरू हो गया।
1200 से 900 मिली ऑस्मोल रेटी पर लीटर, 900 से देन सोडियम और रिलीज हुआ 600, देन और रिलीज हुआ 300 मिली ऑस्मोल रेटी पर लीटर तक पहुंच गया। और फाइनली इसके वजह से, ये मैकेनिज्म होने के वजह से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा यूरिन का कंसंट्रेशन कभी ही नहीं फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि वाटर और सोडियम क्या होगा, बॉडी का दोनों एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू द इंटरस्टिशियम फ्लूइड। अब जरा देखो, बहुत सारे इसे बहुत डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि घर के अंदर जैसे ही चोर घुसते के साथ साथ वो क्या किया कि वो सामान का लोड करना शुरू कर दिया। जब सामान एक्सेस लोड हो गया तो इस घर में सोडियम ज्यादा प्रेजेंट थे। अब जैसे वो बाहर जाना शुरू किया तो बाहर इतना भारी हो गया कि निकल नहीं पा रहा था। सो अपने जो चोरी किया हुआ सामान था वो घर से बाहर फेंकता फेंकता वो फिर से नॉर्मल घर से बाहर इजी तरीके से निकल गया। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन करके आता है ये कि इस जगह पे जो इंटरस्टिशियम में 1200 मिली ऑस्मोल रेटी पर मोल क्रिएट हुआ ग्रेडियंट, यानी सॉल्ट हमेशा तो 1200 मिली ऑस्मोल रेटी प्रेजेंट रह गया, वो भी किस रीजन में, मेड्यूलर रीजन में, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में टेक प्लेस हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में टेक्स प्लेस हो रहा है। सो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यहां पे जो एक्सेस सॉल्ट बना कंटिन्यूअस होने के वजह से वो सॉल्ट का क्या, वो सॉल्ट कहां जाएगा। और अब बताओ आप कि अगर वो सॉल्ट इसी जगह रह जाएगा तो हमारी किडनी इतने लंबे साल तक बहुत अच्छे तरीके से कैसे रह पाती है। मिलता हूं आपसे अपने कमेंट बॉक्स में और देखता हूं कि इसका आंसर कितने स्टूडेंट दे पाते हैं कि इंटरस्टिशियम में एक्सेस सॉल्ट कहां जाएगा अगर वो जैसे ही 1200 मिली ऑस्मोल रेटी पर मोल से ज्यादा इंक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस तो एड ऑन हो रहा है ना बेटा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, 1200 मिली ऑस्मोल रेटी पर लीटर से तो इंक्रीज होगा ना। इंतजार रहेगा आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहां पर याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा वाटर का डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस नियर अबाउट 15% होगा। और एक और क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ हेनलेस लूप इन बर्ड्स। बर्ड्स का क्या हेनलेस लूप लेंथ में ज्यादा होता है कि कम होता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ड्रॉप करें प्लीज। नेक्स्ट स्टूडेंट, अबाउट द डीसीटी। डीसीटी में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बेटा वो नियर अबाउट 4 से लेकर के 5% ही होता है। कारण ये जो रीजन है डीसीटी का, ये कंप्लीटली इन्फ्लुएंस होता है एडीएच से, जिसे अपन क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन वाटर का फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो तकरीबन 10% तक बढ़ाया जा सकता है। किसके इन्फ्लुएंस में, एडीएच के इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट, जबकि एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में ये जो परमेबिलिटी होगा डीसीटी का वो चेंज हो जाएगा, जिसमें सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर लेगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन कलेक्टिंग टिब्यूल्स के बारे में और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी महज 5 से 10% होगा। इस जगह पे एडीएच डिपेंडेंट होगा। बेटा याद रख लेना, कभी भी पूछे ना एडीएच एक्ट कहां करेगा तो हमेशा ध्यान रखना पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डीसीटी एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग टिब्यूल्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एडीएच कहां पे रोल प्ले करेगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डीसीटी एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग टिब्यूल्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं, यहां पर जो पहुंचेगा वो नियर अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल रेटी पर लीटर के उसके सॉल्यूट कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग वो यहां पर पहुंचेगा। याद रखिएगा, इसी कलेक्टिंग टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, वो यूरिन के नाम से जाने जाते हैं। और नाउ हमारा लास्ट इवेंट है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशंस। ट्यूबुलर सिक्रीशंस में क्या होता है बेटा कि ये सर्टेन सिक्रीशन होता है जो प्रोड्यूस होता है लाइनिंग ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से, यानी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग से इस जगह पे सिक्रीट होता है और फाइनली ऐड होता है फिल्ट्रेट में। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला तो क्रेटेनिन, सेकंड अमोनिया, थर्ड हाइड्रोजन आयंस,
फोर्थ पोटेशियम आयन, फिफ्थ यूरिक एसिड। ये सब सारे यूरिनिफेरस टिब्यूल्स की लाइनिंग से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। नाउ अब कंपोजिशन अपन पढ़ते हैं यूरिन का। यूरिन का जो कंपोजिशन होता है एक दिन में होता तो ऐसे 1.8 लीटर है, एक ऑथेंटिक वैल्यू देखी जाए एनसीईआरटी की तो, जबकि ये अमाउंट 1 से लेकर के 2 लीटर हो सकता है। ये वैरी हो सकता है, वैरी इस वजह से हो सकता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो ड्रिंकिंग कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है बेटा, दैट्स वाई। पीएच 6 और वैरी करता है नियर अबाउट 4.5 से लेकर के 7। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से लेकर के 1.03, जबकि यूरिया 2% होता है जिसमें 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होगा। इससे एक्सेस हो गया तो देन कहीं ना कुछ डिफेक्ट है। नेक्स्ट सॉल्ट, सॉल्ट मेनली 2% प्रेजेंट होता है और उसमें भी कौन, NaCl होता है। अब एक टर्म आता है जिस टर्म का नाम अपन क्या देते हैं, दैट इज डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा कि ये इंक्रीज हो गया। अब कोई भी बंदा जब एक्सेस पानी पी रहा होगा, एक्सेस पानी पी रहा होगा तो अल्टीमेटली उसमें जो वॉल्यूम होगा यूरिन का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इस टाइप में एक और अपन डिसऑर्डर कहते हैं जिसका नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस वो होता है, डायबिटीज का तो मतलब क्लियर है, एक्सेस यूरिन। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। टेस्टलेस का मतलब क्या कि एक्चुअल में जो यूरिन का टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है, यानी कहीं ना कहीं सॉल्ट डिपेंडेंट होता है। तो ये सॉल्ट का लेवल उसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उस क्राइटेरिया को अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। जबकि इसमें ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।